जब मैं लॉरस लैब्स की बात करूँ तो पहले कुछ टाइम तक तो हमें तो कंपनी के अंदर ग्रोथ ही नहीं देखने मिल रही थी। एफवाई 23 के अंदर हमें लॉरस के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली क्योंकि ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो एफवाई 24 के अंदर ड्यू टू हाई बेस इफेक्ट कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होते देखने मिली। तो एफवाई 23 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें 22% की टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली। लेकिन वही बॉस अगर आप एफवाई 24 के अंदर देखोगे तो हमें 16% की डी ग्रोथ देखने मिली टॉप लाइन के अंदर, क्योंकि वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो था इनका वो खत्म हो चुका था। वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो चुका था, तो वहाँ से अगेन बेस इफेक्ट की वजह से ग्रोथ रिड्यूस हो गई। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये एफवाई 23 से लेके मिड एफवाई 20 तक ये वाला जो टाइम था कंपनी के लिए, ये जो था बहुत बुरा टाइम था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें कोई ग्रोथ ही नहीं देखने मिल रही थी कंपनी के अंदर। और मेरा भी इतना इंटरेस्ट जो है लॉरस के अंदर अभी-अभी बनने लगा है लास्ट 3 क्वार्टर से, क्योंकि लॉरस के अंदर जो है ना हमें पिछले 3 क्वार्टर से ग्रोथ जो है ना वो फिर से आते हुए देखने मिल रही है, और इनका कैपेक्स कमर्शियलाइज़ होगा तो आगे जाकर हमें लॉरस जैसी कंपनीज़ के अंदर जो है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो 6 क्वार्टर वाला टाइम था, यहाँ पे इनका जो कॉम्प्लेक्स सीडीएमओ के लिए जो लीड टाइम है ना वो इंक्रीज़ हो गया। इसके साथ-साथ इनका कैपेक्स इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गया, और अभी मिड 25 से Q1 एफवाई 26 तक अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी का जो एसेट टर्नओवर है ना, वो इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिला। और लॉरस का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग अगेन 1.5 या 1.8x का एसेट टर्नओवर के आस-पास जो है टारगेट कर रहे हैं, जो कि इनका हिस्टोरिकल एसेट टर्नओवर था। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करूँ तो मार्जिन्स जिस तरीके से इनका एसेट टर्नओवर इंक्रीज़ होते जाता है, उस तरीके से हमें कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिलेगा, और एबिटा मार्जिन भी जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जिस तरीके से कंपनी के अंदर सीडीएमओ का जो रेवेन्यू शेयर है वो जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। तो ये आपको जो है ट्रैक करना है। अब लॉरस के अगर आपको मार्जिन बेटर होते हुए देखने तो आपको ट्रैक करना है कि सीडीएमओ का शेयर कितना हो रहा है कंपनी के अंदर। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि जैसे जैसे ये लोग स्केल करेंगे हमें सीडीएमओ का रेवेन्यू शेयर जो है इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। स्पेशली इन आपका एफ आई 26 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ जो है ना हमें कंपनी के अंदर, वो एफवाई 27 के अंदर से जो है कैपेक्स के थ्रू अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ट्रैक करनी है। तो जैसे-जैसे शेयर इंक्रीज़ होगा उतने ज़्यादा मार्जिन्स बेटर होते जाएँगे। तो सीडीएमओ के अंदर भी आपका स्मॉल मॉलिक्यूल एफवाई 24 और 25 अगर आप देखोगे तो हमें 50% की ग्रोथ देखने मिली है। बायो वाले डिवीज़न के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन इनका एफटीएफ दैट इज़ इनका फॉर्मुलेशन वाला जो डिवीज़न है ना, वहाँ पे 12% की ग्रोथ देखने मिली है। तो मैक्सिमम ग्रोथ कंपनी के अंदर आ कहाँ से रही है? इनके सीडीएमओ वाले डिविज़न से। यहाँ अगर आप देखोगे, तो अगर आप कंपनी के स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर देखोगे तो अच्छी खासी यहाँ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एफवाई 27 के अंदर भी और एफवाई 28 के अंदर भी। और जब हम बायो डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे भी जो है ग्रोथ रेट्स हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेगी आपका एफवाई 26 और 27 से। फिर इसके बाद ओवरऑल अगर आप सीडीएमओ के अंदर देखोगे तो कंपनी का जो डिवीज़न है ना 40-50% के आसपास ग्रो कर रहा है। तो एफवाई 25 के अंदर हमें 41% की ग्रोथ देखने मिली। एफवाई 26 के अंदर जब हम सीडीएमओ डिवीज़न की बात करें कंपनी की, तो हमें अबाउट 52% की ग्रोथ देखने मिल सकती है, और 27 में 30% के आसपास की ग्रोथ जो है देखने मिल सकती है। और जैसे-जैसे आगे के सालों में अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो सीडीएमओ का जो शेयर है ना एज़ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो जो है ना हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेगा, और इससे कंपनी के अगेन मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। कंपनी के जो बाकी वाले डिविजन्स हैं वहाँ पे जो है हमें बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं देखने मिलने मिल रही है, और हाई चांसेस है कि यार एफवाई 27 के अंदर भी मैक्सिमम ग्रोथ जो है सीडीएमओ से ही आनी है, इस वाले डिवीजन से इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आनी है। जब मैं मार्जिन वाइज़ भी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हेल्दी मार्जिन्स अगर मैं बाकी डिवीज़न से कंपेयर करूँ, तो सीडीएमओ के जो है ना सबसे ज़्यादा हाई मार्जिन्स है। तो यहाँ अगर आप कंपनी के सीडीएमओ के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर मार्जिन देखोगे तो अबाउट 26% का एबिटा मैनेजमेंट बना पा रहा है यहाँ से। लॉरस बायो के अंदर ये लोग 30% का एबिटा बना रहे हैं, और जो एपीआई वाला बिज़नेस है और एफडीएफ वाला बिज़नेस है वहाँ पे ये लोग सिर्फ़ जो है 16% के आसपास का एबिटा बना पा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ये लोग ये वाला डिवीज़न स्केल करेंगे, उतने ज़्यादा ओवरऑल मार्जिन्स, ऑपरेटिंग लेवरेज, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको दिख जाएगी। अब मैं इस चीज़ पे बार-बार स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लॉरस के अंदर मेंटल मॉडल ही ये है कि किस तरीके से इनका जो पुराने डिविजन्स है, वो वहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, और अभी कमिंग ग्रोथ डिविजन्स पे जो है ये लोग फोकस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के कुछ की प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। जैसे कि जब हम इनके जीन थेरेपी की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने अबाउट 2.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास स्पेंड कर रखा है, और ये जो है आपका 2026 में कमर्शियलाइज़ होगा, या फिर एफवाई 27 के एंड में जो है हमें कमर्शियलाइज़ होता हुआ देखने मिलेगा।
अब ये अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस पे फ़ोकस कर रहे हैं, प्लाज़मिड्स पे, डीएनए पे, आपके वायरल वेक्टर्स और आपके बायो कॉन्जुगेशन और फिल फिनिश वाले कैटेगरी के ऊपर जो है ये लोग फ़ोकस कर रहे हैं। फिर जब हम एनिमल हेल्थ वाले सीडीएमओ वाले प्लांट की बात करें, तो ये आपका H2 FY25 के अंदर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे भी हमें रैंपिंग अप देखने मिलेगी कब? FY26 और FY27 के अंदर। तो यहाँ से हमें एसेट टर्नओवर जो है कंपनी के इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेंगे। एग्रोकेमिकल के अंदर भी वही चल रहा है। ये भी अभी Q1 FY26 के अंदर स्टार्ट हुआ सीडीएमओ वाला डिवीज़न। तो यहाँ से हमें अच्छी खासी सेल जो है ना FY28 के आसपास देखने मिल सकती है। तो लॉरस का जो एग्ज़ीक्यूशन है, वो जो है हमें जो है अभी स्टार्ट होते हुए देखने मिला है। फिर इसके साथ-साथ इन्होंने केआरके के साथ भी जो है जेवी कर रखा है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ये आपका FY27 के आसपास बीच में जो है स्टार्ट होने वाला है या फिर आपके अर्ली FY28 के अंदर अगर आप देखोगे। तो इधर ये लोग जो है ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। अब कोई भी सीडीएमओ कंपनी अगर ऑन्कोलॉजी के ऊपर काम कर रही है तो उनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो थोड़े हायर साइड पे ही होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रॉस ब्लॉक के अंदर जो है इनकमिंग टाइम मतलब लॉरस ने जो है ना इतने टाइम खराब टाइम के अंदर भी जो है ये लोग केपेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। अब कोई केमिकल कंपनी हो गया या फार्मा कंपनी हो गया वो अगर खराब टाइम के अंदर भी अगर केपेक्स करे जा रही है ना, तो ये जो है एक बहुत अच्छी बात है और ये मैनेजमेंट के साइड पे भी जो है एक बहुत अच्छी चीज़ बताती है। अब लॉरस के साथ बुरी चीज़ ये हो गई कि यार इनका बहुत बड़ा केपेक्स आ रहा था और फिर कोविड आ गया तो जहाँ पे बिज़नेस के अंदर जो ग्रोथ है ना, वही चले गई एकदम से और हमें जो है बिज़नेस के अंदर ऑपरेटिंग डीलेवरेज देखने मिल रहा था बहुत टाइम तक। तो ये लॉरस के साथ जो है बुरी चीज़ हुई मतलब इस तरीके से ऑपरेटिंग डीलेवरेज की वज़ह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है, स्टॉक के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो अगेन मैं चार्ट्स आपके साथ जो है बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद इंडिविजुअली जाके चार्ट्स देखोगे तो हमें जो है ना फ्लोरेस बहुत ज़्यादा पेन फेज़ के अंदर देखने मिला था 2022 के आसपास। केपेक्स भी आ रहा था, ग्रोथ भी जो है थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो गई थी। फिर जब मैं पीयर्स की बात करूँ तो जब हम P2P एनालिसिस करें आपका लॉरस का बाकी सीडीएमओ कंपनी से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीवीज़ लैब जैसी कंपनीज़ आ जाती है जिनको मैं मानता हूँ कि जो कि लॉरस का कॉम्पिटिशन है। क्योंकि पूरे सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो लॉरस का जो मिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है और डीवीज़ का भी जो है हमें अच्छा खासा मिक्स देखने मिलता है। तो अलग-अलग कैटेगरी के अंदर जो है ना दोनों कंपनीज़ काम करती है और टेक्नोलॉजिकली भी अगर मैं बोलूँ तो लॉरस और डीवीज़ जो है दोनों कंपनीज़ बहुत ज़्यादा कैपेबल है। हाइकल की अगर मैं बात करूँ तो हाइकल के अंदर अगर आप देखोगे तो हाइकल का मैनेजमेंट हर बार बोलता है ग्रोथ देखने मिलेगी, FY26 अच्छा होगा। लेकिन वो ग्रोथ जो है ना हमें हाइकल के नंबर्स के अंदर जो है ना रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देखने मिल रही है। तो इसलिए मुझे हाइकल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और हाइकल के बिज़नेस ने वो आपके चाइनीज़ डंपिंग की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। तो ओवरऑल हाइकल के अंदर इंटरेस्ट जो है इतना ज़्यादा बनकर नहीं आता है। इनका एग्रोकेमिकल वाला जो डिवीज़न है ना उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ है। फिर यहाँ पे न्यूलैंड की अगर मैं बात करूँ, तो न्यूलैंड का भी कैपेक्स आ रहा है यूएस के अंदर। न्यूलैंड भी जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। फिर यहाँ पे न्यूलैंड के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है हमें FY27 से जो है ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जुबिलेंट फार्मोवा की भी अगर मैं बात करूँ, तो जुबिलेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे भी जो है इनके भी सारे डिविजन्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अब ये लोग अगर आप देखोगे तो इनका यूएस के अंदर स्टेराइल इंजेक्टेबल्स के अंदर एक नया प्लांट आ रहा है। तो वहाँ से कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने मिल सकती है। सबसे ज़्यादा मार्जिन्स ये लोग इनकी रेडियो फार्मा डिवीज़न से बना रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ आपका स्टेराइल इंजेक्टेबल से जो है इनके ये लोग अच्छे खासे मार्जिन बना पाएँगे। फिर ये लोग सीआरडीएमओ वगैरह के अंदर भी जो है काम करते हैं। कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो रेडियो फार्मा से ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद सीडीएमओ, सीआरडीएमओ वगैरह हो गया। तो यहाँ से भी जो है हमें FY27 के अंदर जो है इतना जुबिलिएंट के अंदर से जो है ग्रोथ बेटर होते हुए देखने मिलेगी। फिर इसके बाद अगेन अगर हम बात करें, तो थोड़ा लॉरस के बारे में और थोड़ा अगर हम बात करें, तो इसके और क्या पीयर्स बनकर आते हैं। सिंजीन जैसी कंपनीज़ बनकर आती है, जहाँ अगेन FY26 खराब होने वाला है कंपनी के लिए, FY27 भी खराब होने वाला है। क्योंकि जो जियोग्राफिक रीजन से सिंजीन के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे थे ना, दैट इज़ आपका लिब्रेला, दैट इज़ इनका जो है एक मेन की प्रोडक्ट है और वो जहाँ पे सप्लाई कर रहे थे ना, वहाँ पे जो है सप्लाई के अंदर हमें कहीं न कहीं स्लो डाउन होता हुआ देखने मिला है और ये लिब्रेला वाला जो इनका प्रोडक्ट है ना, वहाँ पे भी हमें स्लो डाउन होता हुआ देखने मिला है। तो अभी कुछ टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो सीडीएमओ वाले डिवीज़न के अंदर हमें सिंजीन के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी। आरती फार्मा लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है, लेकिन वो भी जो है हमें FY27 के अंदर देखने मिलेगी। ये लोग भी जो है ना अपना सीडीएमओ वाला डिवीज़न जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल कर रहे हैं। तो ब्लू जेट के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिलती है सेमाग्लूटाइड की वजह से और आपका बेम्पेडोइक एसिड की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लू जेट के अंदर हमें पिछले कुछ टाइम से नंबर्स इनके बहुत अच्छे देखने मिल रहे हैं और FY26 और FY27 के अंदर भी जो है ना हमें ब्लू जेट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो ये बनकर आती है लॉरस के पीयर्स की बात। लॉरस के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ जो है ना अभी से देखने मिल सकती है सीडीएमओ वाले डिवीज़न के अंदर।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 40% सीएजीआर के आसपास की जो है ना हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने मिल सकती है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सीडीएमओ वाले डिवीज़न की भी अगर हम बात करें, तो इनके बेस बिज़नेस से तो ग्रोथ आएगी। फिर इसके बाद इनका जो एनिमल हेल्थ वाला डिवीज़न है ना, जैसे अभी-अभी इनका कैपेक्स वहाँ पे कमर्शियलाइज़ हुआ है, तो जैसे-जैसे कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन इंक्रीज़ होगा ना, उस तरीके से यहाँ से भी जो है रेवेन्यूज़ आने इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो एफवाई 26, 27 और 28 के अंदर जो है हमें यहाँ से अच्छे खासे रेवेन्यूज़ देखने मिल सकते हैं। क्रॉप साइंस से भी मेन रेवेन्यूज़ जो है आपको एफवाई 27 और 28 में जो है आते हुए देखने मिलेंगे। और इन कमिंग ईयर्स अगर आप देखोगे तो सीडीएमओ एज़ परसेंटेज ऑफ सेल जो है इंक्रीज़ होते जाएगा। लॉरस का अगर मैं एक्सपोर्ट डेटा के ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ अगर आप कंपनी का एक्सपोर्ट डेटा देखोगे ना, तो एक्सपोर्ट जो है कंपनी के नॉर्मलाइज़्ड ही है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमें टैरिफ की वजह से जो है एक्सपोर्ट्स पे देखने नहीं मिल रहा है। रीज़न अगेन बड़ा सिंपल है कि यार यूएस से जो है ना कंपनी को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब लॉरस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इनका बुरा फेज़ था दैट इज़ इनका कैपेक्स वाला फेज़, जब आपको ऑपरेटिंग डीलेवरेज फेस करने मिलता है, वो जो है कंपनी का अब खत्म हो चुका है। और यहाँ से अब टाइम हो चुका है, जैसे-जैसे कैपेक्स का यूटिलाइज़ेशन इंक्रीज़ होगा, ऐसे-ऐसे कंपनी के अंदर जो है ना ऑपरेटिंग लेवरेज भी आएगा। और सीडीएमओ वाले डिवीज़न के अंदर भी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रोथ देखने मिल रही है। तो और इनका जो एआरपी वाला जो डिवीज़न है ना, उसका जो कंट्रीब्यूशन है ना इन ओवरऑल आपका सेल्स, वो जो है हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाकर हमें लॉरस के अंदर देखने मिल सकता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसके साथ-साथ लॉरस के मैनेजमेंट का सिंगापुर के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। तो जहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट अगेन यही चीज़ बता रहा है कि Q1 के अंदर भी इनका जो सीडीएमओ वाला डिवीज़न है ना, वो 130% वाई-ओवाई लेवल पे ग्रो किया। क्योंकि बेस छोटा है और ये इनके जो एनसीईज़ है ना, वो मिड टू लेट स्टेज के अंदर है, तो यहाँ से डिलीवरीज़ हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल सकती है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है ना लॉरस क्या कर रहे हैं कि ये इनके कस्टमर्स को जो है ना स्मॉल बैचेस के अंदर सर्व करते हैं लार्ज फैसिलिटीज़ की वजह से। तो इससे इनके कस्टमर्स को जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है और इनका जो टाइमलाइन है ना वो भी 6 टू 9 मंथ से जो है कट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और लॉरस ने अगर आप देखोगे तो पूरा जो कैपेक्स करा था ना वो ग्रीनफील्ड कैपेक्स था। अब ग्रीनफील्ड कैपेक्स को कमर्शियलाइज़ होने को जो है बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 2.5 टू 4 इयर्स के आसपास जो है फॉर्मुलेशन फैसिलिटी को लगते हैं। अबाउट 18 टू 24 मंथ्स तो कंस्ट्रक्शन को ही लग जाता है और बचे हुए 24 मंथ्स अगर आप देखोगे तो रेगुलेटरी अप्रूवल को लगते हैं। और वही अगर आप ब्राउन फील्ड के अंदर देखोगे तो उसे कमर्शियलाइज़ करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अबाउट 1.2 या 2 इयर्स के आसपास जो है आपका ब्राउन फील्ड कमर्शियलाइज़ हो जाता है। तो ये बनकर आती है आपकी सीडीएमओ कंपनीज़ की बात, ये बनकर आती है आपकी लॉरस की बात। अब लॉरस जैसी कंपनीज़ को जब हम वैल्यू करें तो बहुत लोग जो है इस कंपनी को पीई पे वैल्यू करेंगे। अगर आप इस कंपनी को पीई पे वैल्यू कर रहे हो तब मैं बोलूँगा कि यार आपके अंदर कॉमन सेंस नाम की भी जो है बिल्कुल ही चीज़ नहीं है। क्योंकि सीडीएमओ रेवेन्यू कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ अगेन मैं बता चुका हूँ लंपी होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कभी कमर्शियलाइज़ होते हैं, कभी नहीं होते। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना दैट इज़ इनका पैट, उस हिसाब से फ्लक्चुएट होते हुए देखने मिलता है। इसके साथ-साथ ये कंपनीज़ कॉन्स्टेंटली कैपेक्स करती रहती है। तो लॉरस अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कैपेक्स किया है, जिसकी वजह से कंपनी का डेप्रिसिएशन जो है ना हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे आपका प्राइस टू अर्निंग्स कोई सेंस नहीं बनाता है जिस पे आप वैल्यू कर सकते हो। आप ईवी टू एबिटा का मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन ये भी जो है क्यूमुलेटिव वे पे कंपनी को जो है कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि इनके अलग-अलग डिविजन्स हैं और अलग-अलग डिवीजन को जो है ना आपको अलग-अलग वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लॉरस के अंदर आपको जो है ना एसओटीपी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एसओटीपी वैल्यूएशन आप किस तरीके से करोगे, इनके सीडीएमओ वाले डिवीजन को आप अलग मल्टीपल दोगे, इनका जो एफटीएफ वाला डिवीजन है उनको आप अलग मल्टीपल दोगे। तो इस तरीके से जो है आप लॉरस का एसओटीपी वैल्यूएशन कर सकते हो ईवी टू एबिटा के बेसिस पे। तो इस तरीके से ही जो है आपको लॉरस का वैल्यू करना पड़ेगा। स्क्रीनर का पीई देखोगे तो ऑब्वियसली आपको कंपनी एक्सपेंसिव लगेगी। आप अगेन इन कंपनीज़ को प्राइस टू सेल्स के बेसिस पे भी जो है वैल्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट कैप टू सेल्स, अगर आप देखोगे तो लॉरस का कुछ 8.4 के आसपास चल रहा है, जो कि मैं बोलूँगा एक्सपेंसिव है, लेकिन हाई चांसेस है कि ये हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिले आगे जाकर जैसे-जैसे रैंपिंग अप इंक्रीज़ होती है। तो वो जो है आपको एज़ इन्वेस्टर देखना पड़ेगा, लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि वैल्यूएशन भाई एक्सपेंसिव है कंपनी की, क्योंकि 8 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स देना, अगर आप इसका मीडियन ही देखोगे तो मीडियन ही 5.2 के आसपास है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बॉस मार्केट कैप टू सेल्स एक्सपेंसिव है। लेकिन उस हिसाब से हमें कंपनी के सीडीएमओ वाले डिवीजन के अंदर ग्रोथ भी देखने मिलेगी, मार्जिन्स भी जो है कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये चीज़ अगेन आपको देखनी पड़ेगी एज़ इन्वेस्टर। तो इस लॉरस के अंदर अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, तो यहाँ पे आप किस तरीके से कंपनी का वैल्यू करोगे? यहाँ पे आपको किस तरीके से देखना है, सीडीएमओ वाले डिवीजन को जो है ना आप एक ईवी टू एबिटा का मल्टीपल दे देना, आपका बायो वाला डिवीजन और सीडीएमओ वाले को सेम ही मल्टीपल देना, एपीआई को एक मल्टीपल दे देना, एफडीएफ को एक मल्टीपल दे देना। तो यहाँ आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आप ईवी टू एबिटा पे जो है ना कंपनी को वैल्यू भी कर सकते हो।
तो ये बन जाएगा आपका लॉरस का एसओटीपी वैल्यूएशन। बाकी एसओटीपी वैल्यूएशन वगैरह आप किस तरीके से करते हो, क्या करते हो, ये बहुत डिटेल में जो है ना मैंने ज़ीरो टू हीरो के अंदर सिखाया हुआ है। तो अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के अंदर जो है प्रैक्टिकल सेंस बनानी है, अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से आप डिफरेंट कंपनीज़ को जो है वैल्यू कर सकते हो, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जो है अगर आपको सीखना है कि इस सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है, तो ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और मास्टर क्लास का प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है। इसका प्राइस मैं 2999 से 3499 करने वाला हूँ इन कमिंग डेज़। तो जल्द से जल्द जो है इसके लिए रजिस्टर कर लेना। और इसके साथ-साथ हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस का भी सेशन हो रहा है। एज़ ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस आई थिंक 1499 हो चुका होगा या फिर 1299 देख लेना। मैं आज लास्ट डे दे रहा हूँ इसको रजिस्टर करने के लिए। कल तक अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस जो है 1499 हो चुका होगा। तो ये जो है मैंने दिवाली ऑफर रखा था, तो ये हमारा लाइव सेशन होने वाला है, जो कि हम करने वाले 2nd ऑफ नवंबर को मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक के आसपास स्टार्ट करेंगे और रात मतलब 8 ओ क्लॉक तक बैठे रहेंगे, तो 10 आवर्स के आसपास का जो है ये कुछ सेशन होने वाला है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करेंगे और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ बनकर आ रही है, अभी H1 FY26 के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब हमें आगे जाकर बुल रन देखने मिलेगी, तो उस बुल रन के लिए जो है मैं आपको एज़ इन्वेस्टर जो है रेडी कर दूँगा। अब इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मैं अपने सारे पोर्टफोलियो के अंदर जो मैंने चेंजेस करे हुए ज़ीरो टू हीरो के बाद से दैट इज़ ज़ीरो टू हीरो तक हमने जो है Q4 FY25 का पोर्टफोलियो डिस्कस करा था। तो वहाँ से मैंने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत चेंजेस करे हुए हैं। तो वो सारे चेंजेस क्या करे हुए, कौन से स्टॉक को ऐड करने का या कट करने का जो है लॉजिक क्या था, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ इस मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाले वर्कशॉप के अंदर। तो लाइव वर्कशॉप है, आपको ज़रूर आना है और बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपको इस सेशन के अंदर। तो इसका प्राइस मैंने बहुत रीज़नेबल रखा है ताकि सब लोग जो है सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है इस सेशन को अटेंड कर पाएँ और आप लोग जो है ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीख जाओ, आप खुद सीख जाओ कि किसी भी स्टॉक के अंदर आपको कब ऐड करना है, कब कट करना है। तो इस सेशन को बिल्कुल मत मिस करना, लाइव सेशन है, लाइव बहुत मज़ा आने वाला है जहाँ हम लाइव Q&A वगैरह भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे और बहुत इंटरैक्टिव रखने वाला हूँ मैं इस सेशन को। तो इसके पहले इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, जल्द से जल्द जो है आप इस सेशन के लिए रजिस्टर करके रख लो। 2nd ऑफ नवंबर को जो है संडे के दिन हम ये सेशन करने वाले हैं और इसकी रिकॉर्डिंग जो है अगेन आपको लाइफ टाइम वैलिड रहेगी, तो वो देख लेना। बाकी इतना ही रखते हैं वीडियो। होपफुली आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। आपको सब कुछ जो है सीडीएमओ के बारे में, लॉरस वगैरह के बारे में जो है अगेन आपको सारी चीज़ें जो है समझ गई होगी। तो यही बनकर आती है बात। थोड़ा बेयर करना, मेरा गला थोड़ा 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है, तो थोड़ा बेयर कर लो मुझे वीडियोस के अंदर। लेकिन अगेन आपको तो कंटेंट से मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको आवाज़ कैसी आ रही है। तो यही बनकर आती है बात। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ हमारा मार्केट्स विद आयुष मर्दा वाला भी चैनल है, उस चैनल को भी जो है आप लोगों को ज़रूर जाकर जो है सब्सक्राइब करके रखना है। दैट्स इट। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।